नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दृष्टि YNR पर। मैं सुभाष आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है CAA अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है। नागरिक संशोधन अधिनियम इसको कहा जाता है। तो ये क्या है, अभी हाल ही में 11 मार्च 2024 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। हालांकि ये पारित तो लोकसभा और राज्यसभा से 2019 में ही हो चुका था, लेकिन इसको जो है पूरे भारत में अभी 11 मार्च को लागू किया गया है। और क्योंकि ये नागरिकता से जुड़ा हुआ अधिनियम है, तो नागरिकता को भी समझना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने सारा कंक्लूड किया है नागरिकता को भी, और इसके जो भी उद्देश्य हैं इस अधिनियम के, उन सब को क्या है इसकी डिटेल उसको हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं नागरिकता की परिभाषा से। नागरिकता का हमें पता हो कि नागरिकता है क्या। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि नागरिकता है क्या। हालांकि हम सभी भारत के नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिकता को किसी विशेष देश का सदस्य होने की कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जो किसी भी देश का सदस्य है, किसी भी देश का रहने वाला है, तो वो वहाँ का नागरिक कहलाता है। संविधान के द्वारा उसको कुछ अधिकार दिए होते हैं और कुछ जिम्मेवारियाँ दी होती हैं, कुछ उसके कर्तव्य होते हैं देश के प्रति। तो वो जो है संविधान के द्वारा ही उसको ये सारे अधिकार देने के बाद वो वहाँ का नागरिक कहलाता है। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है वो तो आगे हम जानेंगे। तो कानूनी स्थिति है किसी भी देश का सदस्य होने की, एक कानूनी स्थिति हम इसको कह सकते हैं कि कानूनी रूप से हम उस देश के निवासी कहलाते हैं। नागरिकता व्यक्तियों को उस देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है। तो नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्तियों को उस देश के अधिकार क्षेत्र के भीतर कुछ अधिकार प्रदान करता है और या विशेषाधिकार प्रदान करता है, और बहुत सारी जिम्मेवारियां अर्थात उसके कुछ कर्तव्य भी उस बताता है कि एक नागरिक के देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, और उसको कुछ विशेषाधिकार, कुछ मूल अधिकार प्रदान किए जाते हैं। तो ये सब जो है वो एक संविधान के द्वारा, जैसे हमारे लोकतांत्रिक देश में ये हमारा एक संविधान है, तो संविधान के द्वारा ही लिखित में ये सब कुछ जो है एक जो कोई भी उस देश का सदस्य है तो उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। नागरिकता जो है वो किसी की पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात हमारी पहचान हमारी नागरिकता के साथ है। अगर हमारे पास नागरिकता नहीं है तो हम जिंदा तो रहेंगे, उस देश में रह भी सकते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से सही नहीं होगा, वो लीगल नहीं होता है, वो वैधानिक नहीं कहा जा सकता है, तो वो इलीगल माना जाता है। तो आकार, पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात हमारी जो एक पहचान है वो नागरिकता के साथ ही जुड़ी हुई है। अगर हमारे पास नागरिकता है तभी जो है हम उस देश के सदस्य कहला सकते हैं, और उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। तो हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो, तो दोनों पे ही प्रभाव डालती हैं। अर्थात व्यक्तिगत रूप से हमारी पहचान नागरिकता से है, और व्यवसाय भी, हम किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हों तो जितनी भी सुविधाएं हैं व्यवसाय को लेके या हमारे व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, वो सारी तभी लागू होती हैं, तभी जो है वो सरकार से हम ले सकते हैं जब हमारे पास उस देश की नागरिकता हो। नागरिकता और अच्छे से समझें तो राष्ट्रीयता का दूसरा नाम है नागरिकता। राष्ट्रीयता, ये हम कहें कि मैं इस राष्ट्र का एक सदस्य हूँ, नागरिक हूँ, तो हम तभी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे कंप्लीट हैं। जितने भी, जैसे KYC होती है, जैसे आज हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड भी होता है, वोटर कार्ड भी होता है, वोट देने का अधिकार हमें है। तो लोकतांत्रिक देश में बहुत सारी जो दस्तावेज़ हैं हमें वो कंप्लीट करने पड़ते हैं, तभी हम किसी देश के नागरिक कहला सकते हैं। ये अलग अलग देश में अलग अलग दस्तावेज़ निर्धारित किए जाते हैं सरकार के द्वारा या संवैधानिक रूप से। राष्ट्रीयता का दूसरा नाम ही नागरिकता हम कह सकते हैं। तो हम तभी मानेंगे, जैसे हम कहें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो और हम कहें कि हम भारतीय हैं। कहने को तो हम भारतीय हो सकते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से नहीं माना जा सकता है सरकार के द्वारा या प्रशासनिक रूप से। नागरिकता को किसी व्यक्ति और उस देश के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके प्रति वो निष्ठा रखता है। नागरिकता को किसी व्यक्ति और उस देश के बीच संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जो देश या सरकार और व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति
और सरकार के बीच का एक संबंध हम कह सकते हैं कि वो तभी स्थापित होता है जब आपके पास नागरिकता है, कानूनी रूप से आप नागरिक हैं उस देश के, तभी एक संबंध स्थापित होता है सरकार के प्रति या देश के प्रति। आपका एक संबंध स्थापित हो जाता है और आपको बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो सरकार के द्वारा या देश के द्वारा दी जाती हैं। दूसरे शब्दों में नागरिकता आपको स्वतंत्र होने का दर्जा देती है, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ। जैसा कि मैंने कहा कि कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं एक व्यक्ति के देश के प्रति, तो उन कर्तव्यों के साथ, उन जिम्मेवारियों के साथ जो है नागरिकता आपको स्वतंत्र होने का दर्जा देती है। अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों और कुछ भी व्यवसाय अपना सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और किसी भी भाषा को बोल सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। एक ऐसी स्थिति आपको नागरिकता ही प्रदान करती है। अगर आप कानूनी रूप से उस देश के नागरिक हैं तो ये सारी स्थिति तभी बनती है। इस नागरिकता को उस विशेष देश में रहने, काम करने और अन्य चीज़ों का आनंद लेने का अधिकार माना जा सकता है जिसकी नागरिकता व्यक्ति के पास है। अर्थात नागरिकता जिस देश की है व्यक्ति के पास, वहाँ पे वो कोई भी काम करे, जिस जिस भी चीज़ का आनंद लेना चाहे वो आनंद ले सकता है। जैसे मैंने कहा, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो ये जो है नागरिकता एक ऐसी स्थिति मानी जा सकती है जिसमें व्यक्ति पूर्ण। नागरिकता के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की नागरिकता होती है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड होते हैं किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। तो सभी देशों के अपने मापदंड हैं, अपनी शर्तें हैं। तो नागरिकता विभिन्न प्रकार की होती है, प्रत्येक के अपने मानदंड और निहितार्थ होते हैं। जन्मसिद्ध नागरिकता किसी देश के क्षेत्र में पैदा होने पर प्राप्त की जाती है, भले ही माता पिता की नागरिकता कुछ भी हो। तो एक जन्म से जो नागरिकता प्राप्त की जाती है उसका यही होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता, इसको आगे भी हम समझेंगे जब हम मापदंड पढ़ेंगे भारत में कि भारत में जो है वो क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं, क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं कि जन्म से नागरिकता कैसी होती है। दूसरी ओर प्राकृतिक नागरिकता उन व्यक्तियों द्वारा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जाती है जो किसी देश के जन्मजात नागरिक नहीं हैं लेकिन इसके नागरिक बनना चुनते हैं। मान लीजिए कोई विदेशी है और वो यहाँ रह रहा है और वो सालों से यहाँ रह रहा है और वो अब भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो कुछ उसे दस्तावेज कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद जो है वो यहाँ की नागरिकता ले सकता है। कुछ शर्तें हैं भारतीय सरकार की, तो उन सबको पूरी करने के बाद वो यहाँ का नागरिक हो सकता है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य दो या दो से अधिक देशों में एक साथ नागरिकता रखने से है, जिसके फ़ायदे और जटिलताएं दोनों हो सकते हैं। तो दोहरी नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। जैसे कोई इंग्लैंड का व्यक्ति है, उसके पास इंग्लैंड की नागरिकता तो है ही, लेकिन वो यहाँ का भी नागरिक होना चाहता है। तो यहाँ रहते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय सरकार की जो कुछ शर्तें हैं उस वो पंजीकरण नागरिकता में आ जाता है, जिसको आगे हम जानेंगे। तो आज मैं कंप्लीटली तो मैं आपको ये सारा नागरिकता के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उससे फिर आप सीएए को भी नहीं समझ पाएंगे और ना नागरिकता को समझ पाएंगे। तो बेहतर ये है कि मैं इसको थोड़ा सा इन शॉर्ट करूँगा और उससे ही कोशिश करूँगा, ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह की नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य यही है कि एक समय में दो देशों की जो नागरिकता हम प्राप्त करते हैं, तो उसमें कुछ दस्तावेज होते हैं जो कंप्लीट करने होते हैं व्यक्ति को। तो वो पंजीकरण इसको कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो यहाँ की नागरिकता फिर वो ले सकता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। भारतीय नागरिकता का प्राप्त करने के मानदंड क्या हैं? वर्ष 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को निर्धारित करता है, जैसे जन्म से नागरिकता या वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है, देशीयकरण का मुद्दा और क्षेत्र का समावेश। तो इन सब पांचों तरीकों से यहाँ की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि ये जो है ये शर्तें रहेंगी कि मतलब इनकी जो है ये आधार रहेंगे कि जन्म से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो उसके कुछ शर्तें हैं, वो क्या हैं, और ये सभी इन सभी का जिक्र मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा जिसमें हम अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उसमें मैं ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा नागरिकता से संबंधित। तो वो अनुच्छेद क्या कहते हैं, उनमें क्या डिटेल है, वो सब चर्चा करेंगे हम। तो आज वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ
ये आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि नागरिकता है क्या। तो आगे बढ़ें। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी दो तरह के लोग हैं, एक नागरिक और एक विदेशी। नागरिक मतलब भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। भारतीय नागरिक राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठावान हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। विदेशी नागरिक वो हैं जो किसी दूसरे देश से आकर भारत में रह रहे हैं, उद्देश्य कोई भी हो, लेकिन उनके पास भारत की नागरिकता ना हो। तो कोई भी विदेशी यहाँ पे घूमने भी आते हैं, कुछ थोड़े दिन रहते हैं और फिर निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और या काम के कारण जो है कोई ये व्यक्ति यहाँ पे आया, तो या हम भी किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो हमारे पास नागरिकता नहीं है वहाँ की, तो हम उनके लिए जो है वो विदेशी हम कहलाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ इंग्लैंड से आकर के या कहीं कहीं से भी कनाडा से आकर के यहाँ कुछ दिन रहता है, तो उसके पास यहाँ की नागरिकता ना हो, तो वो विदेशी ही कहलाएगा। तो इसके लाभ क्या हैं? हमारे पास नागरिकता है हमारे देश की, लेकिन क्या लाभ हैं इसके नागरिकता के? वो व्यक्तियों को अनेक लाभ प्रदान करती है। सबसे पहले यह राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जैसे वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार है हम सबके पास अगर हम यहाँ के नागरिक हैं, अर्थात हम यहाँ पे इस देश में सरकार अपनी चुन सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, जो संसद में जा कर के आपकी बात को रखेगा, आपके क्षेत्र की बात को रखेगा, जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको रखेगा। तो वो जो प्रतिनिधि है उसको चुनने का अधिकार आपको मिल जाता है वोट देने के अधिकार से। सार्वजनिक पद के लिए दौड़ना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना, अर्थात सार्वजनिक रूप से जो पद होते हैं, जो प्रशासनिक पद हैं, अर्थात आप यहाँ पे रोज़गार ले सकते हैं। और जो पद हैं, किसी भी पद के लिए अगर आप उसकी शर्तें पूरी करते हैं, उसका क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो उस पद के लिए जो निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा, तो उसके लिए जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो पद ले सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वोट देने का अधिकार के साथ साथ आपको चुनाव लड़ने का भी अधिकार मिल जाता है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी आप भाग ले सकते हैं और किसी भी तरह का चुनाव भी आप लड़ सकते हैं, जो वो शर्तें जो लेकिन वो पूरी करते हों आप, जो भी किसी चुनाव को लड़ने के लिए रखी गई हैं। चाहे वो एमएलए का चुनाव है, चाहे वो एमपी का चुनाव होता है, किसी भी तरह का चुनाव हो, इवन सरपंच के लिए भी गांव में जो चुनाव होता है उसके लिए भी जो कुछ शर्तें हैं उनको पूरा करने के बाद वो भी आप लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त नागरिक सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक लाभ और कल्याण कार्यक्रमों के हकदार हैं, जो उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नागरिक जो है सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक लाभ हों या कल्याण कार्यक्रम हों, सबके हकदार हैं। तो सामाजिक रूप से जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं या किसी भी तरह की जो सुविधाएं हम कह सकते हैं, जो कल्याणार्थ जो है वो शुरू की जाती हैं सरकार के द्वारा, उन सबको लेने के हकदार आप हो जाते हैं, जो उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी जाती हैं। तो एक नागरिक को है बहुत सारे अधिकार जो है वो संवैधानिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। संवैधानिक रूप से तो चलो हैं ही, लेकिन बाद में भी सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं से जो है वो सुरक्षा और उसको सुविधाएं दी जाती हैं एक नागरिक को। इसके अलावा नागरिकता आर्थिक अवसर खोलती है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता, उद्यम तक पहुंच शामिल है। अर्थात आर्थिक रूप से जो है आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, इनकम जनरेट करने का मौका देती है। आप अपनी आय के साधन जो है वो किसी भी तरह के साधन अपना सकते हैं और संसाधन जितने भी हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं आर्थिक रूप से। शिक्षा के अवसर आपको देती है, शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के अवसर आपके लिए जो है वो तय करती है नागरिकता। उद्यमशीलता, अर्थात एक उद्यमशील व्यक्ति बन सकते हैं, कोई छोटा या बड़ा व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे अधिकार आपको मिलते हैं संवैधानिक रूप से। तो नागरिकता के बहुत सारे लाभ हैं। नागरिकता ना हो व्यक्ति के पास, तो व्यक्ति जो है वो ज़िंदा तो रहता है, परंतु वो एक तो कानूनी रूप से वो जो है वो सही नहीं होता है किसी भी देश में। और अगर कुछ घटना दुर्घटना होती है उस व्यक्ति के साथ कुछ भी, तो उसको किसी भी तरह की सुविधा का लाभ नहीं मिल सकता और ना ही अपना वो बचाव कर सकता है किसी भी तरह से। तो इस तरह से नागरिकता का संबंध जो है आपकी सुरक्षा के साथ भी है, आपकी सुविधाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है, आपकी हमारे संविधान में भी इसको लेकर के प्रावधान है। 5 से 11 तक जो आर्टिकल हैं वो नागरिकता से ही संबंधित हैं। तो उसमें क्या कहा गया है ये तो मैं आपको पूरी डिटेल में
अलग से एक वीडियो बनाऊंगा नागरिकता को लेके, जो अनुच्छेद में क्या डिटेल दी गई है उसको लेकर के उसमें ही बात करेंगे। यहाँ पे मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ आपको कि 5 से 11 तक जो प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो नागरिकता से संबंधित ही हैं। भारत का जो संविधान है पूरे भारतवर्ष के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है, अर्थात हम भारतीय कहलाते हैं, बेशक कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, जहाँ से भी किसी भी राज्य से संबंध रखता हो, और लेकिन हम सभी भारतीय कहलाते हैं। तो नागरिकता के संदर्भ में ये बात कही गई है कि सभी व्यक्ति भारतीय हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था, और जिसका जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से एक ने भारत में जन्म लिया हो, जो कम से कम 5 वर्षों तक साधारणतः भारत में रहा हो, वह भारत का नागरिक हो गया। तो उस समय में एक प्रावधान ये ज़रूर था कि हालांकि ये सारा 5 से 11 के बीच में ही आ जाता है, ये जो प्रावधान की हम बात कर रहे हैं, ये जन्म से किस तरह से यहाँ का नागरिक हो सकता है एक व्यक्ति, उसके बारे में ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो जन्म से जो मैंने आपको पहले ही 5 बताए हैं आधार क्या हैं नागरिकता प्राप्त करने के, जो अधिनियम 1955 में कहा गया था, निर्धारित किया गया था, तो वो हम कर चुके हैं। तो आगे उसको डिटेल में, जैसा कि मैंने कहा कि ये जितने भी आर्टिकल हैं उनको अलग से वीडियो में हम समझेंगे। तो यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया है। तो जो 1955 अधिनियम बनाया गया था, इसमें समय समय पर जो है संशोधन किए गए हैं। तकरीबन 6 बार इसमें संशोधन हो चुका है, और जो अंतिम संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ था, जो अभी हम आगे करेंगे, CAA, जो 2019 में पारित किया गया था, और लागू जो है वो 2024 में लागू किया गया है, 11 मार्च 2024 को। तो अंतिम ये है, अभी तक इसमें 6 बार जो है वो संशोधन किया जा चुका है। तो वो क्या संशोधन किए गए हैं, कौन कौन से संशोधन हैं, कब कब किए गए, तो उसको उसको भी डिटेल में अलग से हम बात करेंगे। जो अगला वीडियो हम बनाएंगे नागरिकता को लेकर के, उसमें बात करेंगे उसकी। यह नागरिकता अधिनियम कैसे अस्तित्व में आया? तो ये जो नागरिकता अधिनियम था 1955 का, ये किस तरह से अस्तित्व में आया उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। भारत में नागरिकता का अधिकार इसकी स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं किया। स्वतंत्रता पूर्व युग में ब्रिटिश नागरिकता और वर्ष 1914 का विदेशी अधिनियम था, जिसे वर्ष 1948 में निरस्त कर दिया गया था। तो 1914 में एक विदेशी अधिकार अधिनियम जरूर बना था, जो ब्रिटिश काल में था। इससे पहले कोई ऐसा कोई अधिनियम नहीं था, और इसे जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके 1 वर्ष बाद 1948 में इसको निरस्त कर दिया गया था, और 1955 में जाकर के नागरिकता को लेकर के अधिनियम पारित हुआ, और वही अधिनियम बार बार संशोधित होता रहा। ब्रिटिश राष्ट्रीय अधिनियम के तहत भारतीयों को नागरिकता के बिना अस्थायी रूप से ब्रिटिश विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नई सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही हुई। तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय में, क्योंकि पाकिस्तान भी बना, तो कुछ लोग जो थे, जैसे मुस्लिम जो कम्युनिटी थी, वो पाकिस्तान गई, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो हिंदू थे वो भारत में आए। तो इस तरह से जो आवाजाही हुई, तो उस समय में फिर नागरिकता को लेके प्रावधान बनाना बड़ा ज़रूरी था उस समय में। और नागरिकता को लेके उस समय में 1948 में भी एक कुछ शर्तें रखी गई थी, पंजीकरण की एक शर्त रखी गई थी। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे फिर बाद में। तो उस समय में कौन सी डेट निर्धारित की गई थी, और उसके बाद जो है पंजीकरण आवश्यक हो गया था, तो वो 1948 में ही ऐसा किया गया था। लोग अपनी पसंद के देश में रहने और उस देश की नागरिकता हासिल करने के लिए स्वतंत्र हुए। इस संदर्भ में संविधान सभा ने प्रवासियों की नागरिकता के निर्धारण के तत्कालिक उद्देश्य को संबोधित करने के लिए संविधान के नागरिकता प्रावधानों के दायरे को सीमित कर दिया। तो इस तरह से संविधान सभा ने जो प्रवासी थे, जैसा कि मैंने कहा 1948 में जो एक डेट रखी थी 19 जुलाई 1948, मैं बता दूं आपको कि 19 जुलाई डेट थी। 19 जुलाई 1948 के बाद जो पाकिस्तान से भारत आए थे प्रवासी, तो उनके लिए जो है पंजीकरण करना ज़रूरी हो गया था। भारत में वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद ही वो नागरिक कहलाएंगे। और ऐसे ही जो है इसका ज़िक्र जो है वो आर्टिकल 7 में किया गया है, और आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि जो उस समय में भारत से पाकिस्तान गए,
तो उनके लिए भी ये यही प्रावधान था। बाद में वर्ष 1955 में संसद द्वारा अधिनियमित नागरिकता अधिनियम ने नागरिकता की आवश्यकताओं और पात्रता के लिए विशिष्ट प्रावधान किए। चलिए अब जानते हैं CAA को। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि नागरिकता क्या है और नागरिकता के क्या लाभ हैं। नागरिक जो है वो होना हम किसी भी देश का किसी भी व्यक्ति के लिए वो क्यों ज़रूरी है। तो नागरिकता को समझ लेना इसलिए भी ज़रूरी था क्या, ताकि हम नागरिक संशोधन अधिनियम को समझ पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ अब जो है आप समझ पाएंगे CAA क्या है। तो कौन कौन है पात्र इसके। नागरिकता संशोधन कानून अर्थात नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। अर्थात इस कानून से, इस अधिनियम से ये प्रावधान रखा गया है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में जो ये 6 समुदाय के लोग हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ईसाई, इन सब को, इन शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। भारत में इनको नागरिकता मिलेगी। 2014 से पहले भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे। ये जो है एक यहाँ पे टाइम रखा गया है, 2014 से पहले भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थी इसके पात्र होंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। CAA में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता का नियम को आसान बनाया गया है। आवेदक को सिर्फ ये साबित करना होगा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत गया था। इसके लिए नियम तय किए गए हैं। तो ये इसके उद्देश्य हैं। जैसा कि पहले ही कह चुके हैं कि 6 जो समुदाय हैं इनको नागरिकता देने से संबंधित ये प्रावधान है। और इस विधेयक में और क्या बातें हैं, और थोड़ा सा पीछे जाएं हम 2019 में ये कब पारित किया गया। तो संसद में पास होने के 51 महीने बाद ये लागू हुआ है। अब 11 मार्च 2024 में ये लागू हुआ है। तो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाएं। 2019 में जब ये पारित हुआ था तो 9 दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया था। लोकसभा से उस समय में ये पारित हुआ 9 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ये जो है राज्यसभा से पारित हुआ और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक जो है वो कानून बन गया। और 11 मार्च 2024 नागरिकता संशोधन कानून के नियम अधिसूचित हुए, अर्थात ये लागू कर दिया गया। इसके पक्ष में 125 और खिलाफ में 105 वोट पड़े थे। तो ये भी जानने योग्य बात है कि इसके पक्ष और विपक्ष में कितने वोट पड़े। अब इसकी बातें क्या हैं, मुख्य रूप से इसमें क्या बातें हैं, क्या प्रावधान हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर ये प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है। कौन व्यक्ति है जो भारतीय नागरिक बन सकता है, और यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों। ये इस तरह का प्रावधान है कि उसमें जो है उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जो है जन्म हुआ हो वो भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों। हालांकि अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ पे ये भी एक प्रावधान जोड़ा गया है कि अवैध प्रवासियों को इसमें जो है शामिल नहीं किया जा सकता। अवैध किस तरह से, वो भी जानेंगे। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेज़ों के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेज़ों के साथ प्रवेश करता है लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। तो अवैध इन द सेंस के अवैध किस तरह से वो अवैध होगा ये भी बताया गया है इसमें। और कैसे मिल सकेगी नागरिकता। CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। ये इसमें आगे 1920 और 1946 का अधिनियम इससे किस तरह से संबंधित है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है।
तो यहाँ पे दो अधिनियम है, एक 1946 का और एक 1920 का। ये जो है भारत में प्रवेश से संबंधित ही है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। ये दोनों अधिनियम जो हैं ये निवास से संबंधित हैं और प्रवेश से संबंधित हैं। किसी भी विदेशी के प्रवेश, निकास और निवास से संबंधित हैं। तो 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से भी छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की थी। तो इन अधिनियमों को लेकर के भी छूट दी गई थी 2015-16 में केंद्र सरकार के द्वारा। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा। ये जो समूह हैं इनको निर्वासित नहीं किया जाएगा। बेशक यहाँ पे जो प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ 2015-16 में इसमें ये जो है छूट दी गई थी, तो इनको लेकर के ये छूट दी गई है, तो इनको निर्वासित नहीं किया जाएगा। बाकी 46 और 20 का जो ब्यौरा हम यहाँ पे दे रहे हैं कि भाई ये जो 46 और 20 है अधिनियम विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास से को विनियमित करता है। लेकिन किस तरह के विदेशी, उसमें कौन से समूह इसमें नहीं आएंगे, तो ये समूह इसमें नहीं ऐड किए जाएंगे। कानून में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओवरसीज़ यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई इसको कहा जाता है, ओसीआई कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। ये ओसीआई और एनआरआई क्या होते हैं उसको मैं उसी वीडियो में आपको बताऊंगा। जो है इसकी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 से 11 तक जो प्रावधान है या अनुच्छेद हैं उनका जिक्र करेंगे जब मैं आपको अनुच्छेद शुरुआत करूँगा, तो उस समय हम इसको जानेंगे। मुसलमान सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप देख पा रहे होंगे कि जो 6 समुदाय हैं उसमें मुस्लिम समुदाय नहीं है। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर इसके विरोध कर रहे हैं। इस कानून का विरोध सबसे ज़्यादा मुसलमान ही कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस कानून को लागू करने में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए, कि ये जो कानून बनाया गया है जब सभी समुदायों को इसमें शामिल कर ही दिया है तो हमें क्यों इसमें हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है, हमें क्यों इसमें नहीं रखा गया है। इसमें मुसलमानों को भी रखना चाहिए। साथ ही मुसलमानों का यह भी तर्क है कि नागरिकता पाने के लिए शरणार्थी अपना धर्म भी तो बदल सकते हैं, कि वो अपना धर्म भी तो बदल सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि मान लीजिए अब मुसलमान भी अपना धर्म बदल सकता है। तो ऐसा तर्क वो देते हैं। सीएए पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार का ये मानना है कि सीएए केवल मुस्लिम बहुल देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। अर्थात सरकार ये कह रही है कि जो देश इसमें शामिल हैं, तो आप ये देखिए कि ये देश जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आते हैं और ये मुस्लिम बहुल देश हैं। और यहाँ पे जो ये दूसरे हम समुदाय इसमें ऐड कर रहे हैं 6 समुदाय, वो अल्पसंख्यकों में आ रहे हैं वहाँ पे, और इस वजह से जो है उनको हम अधिकार प्रदान कर रहे हैं ताकि उनका जीवन में सुधार हो। ऐसा ना हो उनको वहाँ कोई दिक्कतें हों और वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाए। साथ ही सरकार का ये भी तर्क है कि इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, फिर वो कैसे प्रताड़ित हुए। उन्होंने कहा, सरकार कहती है कि जब मुस्लिम बहुल देश हैं तो वो कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं। प्रताड़ित तो अल्पसंख्यक हो सकते हैं जो कम संख्या में वहाँ पे रह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रताड़ित होकर आने वाले अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जानी चाहिए। सरकार का ये मानना है, उन्होंने ये तर्क दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संसद में बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम देश हैं। वहाँ धर्म के नाम पर बहुसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है, जबकि इन देशों में हिंदुओं समेत अन्य समुदाय के लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए इन देशों के मुस्लिमों को नागरिकता कानून में शामिल नहीं किया गया है। तो उनका ये मानना है कि इस वजह से हमने मुस्लिमों को इसमें शामिल नहीं किया है। नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करेंगे हम? नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही रखी गई है, जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वो साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश किया था। आवेदक से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी मामले लंबित हैं उन सबको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो है ये नागरिकता
प्राप्त कर सकते हैं। इसका अपवाद अगर है तो वो क्या है, एक्सेप्शन इसमें क्या है? इसके अलावा विधेयक में कहा गया है कि अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में शामिल है। तो इन जनजातीय क्षेत्रों में कार्बी आंगलांग असम में जो है, और गारो हिल्स मेघालय में, चकमा जिला मिजोरम में और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल हैं। तो ये जो है इसमें अपवाद दिया गया है कि ये कहाँ पे लागू नहीं होगा। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन के तहत आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। इनर लाइन परमिट भारतीयों की अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड की यात्रा को। तो आज हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जाना, और क्या इसकी डिटेल है वो सबको हमने जाना। नागरिकता के संबंध में हमने समझा कि नागरिकता क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, ताकि इसका जो है वो लाभ उठा सकें सभी विद्यार्थी। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।